हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछले टर्न पर विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र देखा हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी और साथ में उदासीन बिंदु की स्थिति निकालना भी सीखा। उदासीन बिंदु की स्थिति में बच्चों मैंने दो फॉर्मूले आपको याद करवाए हैं, सबको याद हो जाने चाहिए। अगर सजातीय आवेश हैं तो उदासीन बिंदु बीच में होगा और विजातीय हैं तो कहीं बाहर कम परिमाण वाले के पास, ठीक है ना। इसी क्रम में हम टॉपिकों को और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आज का, ठीक है ना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चों आवेशित वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। क्या हेडिंग है बच्चों? आवेशित वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। अपने को एक आवेशित वलय लेनी है और उस वलय के सेंटर पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। बच्चों, वलय कैसी होती है? औरतें हाथ में जो चूड़ियां पहनती हैं ना, इस टाइप की एक वलय होती है। मान लीजिएगा कि ये आपकी कोई वलय है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। इस वलय की कोई ना कोई त्रिज्या मान लीजिए, कुछ भी स्मॉल आर मान लो, कोई वलय की त्रिज्या है। इसको हम आवेश देंगे बच्चों। तो जब आवेश दिया जाता है तो आवेश केवल उस जगह पर जाएगा जहां द्रव्यमान होगा। किनारों पर द्रव्यमान है तो पूरा का पूरा आवेश समान रूप से इसके किनारों पर फैल जाएगा, जितना भी आपने आवेश दिया होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक वलय है, क्या आवेशित वलय। तो सबसे पहले हमने एक वलय बनाई, उसको हमने कोई ना कोई आवेश दे दिया और हमें इसके सेंटर पर, ये इसका केंद्र है ना, ओ नाम दे दूं, ओ, इस जगह पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें बच्चों? अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है KQ/R²। पर वो KQ/R² तो एक बिंदु आवेश के लिए था। अगर आपका आवेश बहुत छोटा हो, बिंदुवत हो, Q आवेश, और यहां से R दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो इस कंडीशन में सूत्र है बच्चों KQ/R²। और दिशा निकालना भी मैंने आपको कल सिखाया था कि जिस बिंदु पर दिशा चाहिए वहां पर एक कूलाम आवेश को रख दो और एक कूलाम आवेश जिस दिशा में बल महसूस करेगा वो दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। याद है ना? अब सोचिए आज इस सवाल को कैसे करें। एक आवेशित वलय हमने ले रखी है और इस वलय का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालूं? क्योंकि मैं नहीं निकाल सकता। हम तो केवल विद्युत क्षेत्र कब निकाल सकते हैं? जब बिंदु आवेश हो। क्या हो बच्चों? बिंदु आवेश। पर क्या वलय एक बिंदु आवेश है क्या? नहीं है। अब सुनना ध्यान से। जब अब ऐसे आपको सामने बहुत सारी कंडीशंस आने वाली हैं, है ना, जिस जगह पर मैं आवेश को अलग अलग तरीके से दिया करूंगा। आपको तो बिंदु आवेश के बारे में सोचना है। तो बच्चों ऐसा करो, आप इसके ऊपर एक अल्पांश मान लो, छोटा सा, एक बहुत छोटा, ये भी बहुत बड़ा है, दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा ले रहा हूं। मैंने बहुत बारीक एक बिंदु के आकार का अल्पांश मान लिया। अल्पांश का मतलब होता है एक छोटा हिस्सा। मतलब आप तो ये सोचो कि ये जो वलय है ना, इसको मैं बहुत बारीक बारीक बिंदु 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 ऐसे बहुत सारे हिस्सों में तोड़ सकता हूं बच्चों। तोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल। यहां इस छोटे हिस्से का कोई भी आवेश मान लिया आपने, DQ मान लिया। चलो, कितना मान लिया? DQ। भाई टोटल आवेश तो Q है, पर इस छोटे हिस्से में कितना आ रहा है? मान लीजिए DQ। अब तो ये बिंदु आवेश है ना। अब मैं पूरी वलय का एक साथ नहीं निकाल रहा हूं बच्चों, मैं सिर्फ इस अल्पांश की बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अल्पांश तो बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र में निकाल सकता हूं। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर निकालना है। तो क्या ये दूरी त्रिज्या के बराबर है? क्या ये दूरी त्रिज्या के बराबर है? बिल्कुल है। परिमाण कितना आएगा? अल्पांश के कारण O पर। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है यहां E बराबर बिंदु आवेश का सूत्र क्या होता है? KQ/R²।
तो K तो कांस्टेंट है, Q होता है आवेश, और इस अल्पांश का आवेश कितना है बच्चों, dq, K dq बटे दूरी का स्क्वायर, और अल्पांश से बिंदु की दूरी कितनी है r, तो r स्क्वायर। इस अल्पांश की वजह से, इस अल्पांश dq की वजह से सेंटर पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कितना होगा, K dq अपॉन r स्क्वायर। E1 नाम दो चलो इसको। अच्छा दिशा देखनी है, इसके कारण O पर दिशा देखनी है ना। वैसे भी प्लस तो धक्का ही देता है, पर तरीका क्या बताया मैंने, एक कूलाम अज्यूम करो, ये पॉजिटिव प्रतिकर्षण इधर जाएगा, ये दिशा हो जाएगी बच्चों किसकी, E1 की। समझना ध्यान से, मैं वलय के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहा हूं, पर पूरी वलय का एक साथ नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं विद्युत क्षेत्र निकाल सकता हूं बिंदु आवेश का। तो मैंने इसके ऊपर एक बिंदु मतलब बहुत अल्प माना। अच्छा बच्चों, जैसा आपने इसके इस दिशा में माना, विपरीत दिशा में भी अल्पांश लेके देखें एक बार आप, देखें क्यों बता रहा हूं। इसके विपरीत कहीं यहां एक अल्पांश लेके देखिए, वही स्मॉल अल्पांश, इसका भी आवेश कितना है, dq। भाई मैंने कहा ना इसमें तो अनंत अल्पांश होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो इसका प्रभाव इधर। अब बच्चों इस dq का देखना, ये भी तो dq पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव इस बिंदु O पर अपना प्रभाव दिखाएगा, धक्का इधर इस दिशा में। इस dq का इस बिंदु पर प्रभाव E1 इस दिशा में था, और इस dq का O पर प्रभाव इस दिशा में है, इसको E2 नाम दे दो। और रही बात E2 की वैल्यू की, तो ये कितना हो जाएगा, K आवेश dq और दूरी r स्क्वायर। देखो जितना इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र बन रहा है ऊपर, उतना ही इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र बन रहा है ऊपर। बच्चों देखो E1 और E2 परिमाण में कैसे हैं, बराबर, पर ध्यान से देखा जाए तो दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत। समान वैल्यू 180 डिग्री का कोण, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर पे कितना आएगा, 0। क्या E1 और E2 कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा सर दो ही क्यों, आपने कहा अनंत अल्पांश है, बिल्कुल। अगर आप ऊपर अल्पांश लेते हो बच्चों, इसका प्रभाव जितना नीचे रहेगा, जो आप नीचे अल्पांश लोगे उसका उतना ही प्रभाव ऊपर रहेगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जो आप अल्पांश लोगे वो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र बनाएगा, यहाँ जो अल्पांश लोगे वो इस दिशा में बनाएगा, बराबर बराबर वैल्यू के। यहाँ जो अल्पांश लोगे बच्चों वो इस दिशा में बनाएगा, और यहाँ जो अल्पांश लेंगे वो इस दिशा में बनाएगा। तो क्या हर एक अल्पांश दूसरे अल्पांश को कैंसिल कर रहा है, क्या हर एक अल्पांश दूसरे अल्पांश को कैंसिल कर रहा है? तो कुल मिलाकर के जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बचेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो बचेगा वो कितना आएगा, 0। खेल खत्म। कुछ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं आवेशित वलय लूं तो आवेशित वलय के केंद्र पर क्षेत्र कितना आता है, 0। बहुत सरल तरीका है बच्चों, और आपको है ना हमेशा, अच्छा पैटर्न याद रहे ना रहे, ये सूत्र याद रखने हैं भाई। दोबारा देख लो एक बार जल्दी से रफ्तार में, क्या समझाया आपको मैंने। सबसे पहले एक आवेशित वलय लेनी है, ये देखो ये वलय बना दी हमने कोई भी, इस पर हमने आवेश डाल दिया। आवेश बट गया पर्दी पर, यहां केंद्र पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है बच्चों। तो चूंकि मैं तो विद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश के लिए जानता हूं और कुछ जानता ही नहीं हो भाई, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। तो बिंदु आवेश बनाओ, पर फिलहाल आवेश बिंदु आवेश नहीं है, आप अल्पांश मानो। कहीं भी किसी भी दिशा में आपने यहां एक अल्पांश ले लिया, कितना लिया अल्पांश, DQ। अच्छा इस DQ की वजह से फील्ड इस दिशा में बनेगा, इसका नाम दिया मैंने E1, इस अल्पांश की वजह से। दूरी त्रिज्या R है, तो जो E1 की वैल्यू होगी वो होगी K, आवेश कितना है, DQ। ये समझ में आया ना DQ क्यों लिया, क्योंकि मैं पॉइंट पॉइंट करके सॉल्व करूंगा, इसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता। इसके अपोजिट भी हमने एक अल्पांश इधर लिया, वही DQ का, और इसकी वजह से फील्ड इधर हो जाएगा E2। ये त्रिज्या भी तो आ रही है। तो रही बात E2 की वैल्यू की, तो ये K DQ अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या E1 और E2 के परिमाण बराबर हैं और क्या विपरीत दिशाएं हैं? तो E1
और E2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। दो अल्पांशों का, अल्पांश तो अनंत है ना, बिल्कुल अनंत है साहब। ऊपर अल्पांश लोगे वो नीचे धक्का देगा इस दिशा में, नीचे अल्पांश लोगे वो ऊपर धक्का देगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो आप? हर एक अल्पांश अपने विरोधी अल्पांश को कैंसिल कर देगा। टोटल जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है बच्चों? तो इसको नोट कर लो कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना आता है? 0 आता है। क्लियर होना चाहिए एकदम, बिल्कुल सबको यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए भाई। ठीक है, नोट करो जल्दी से, चलो। ठीक है, दूसरी बात, ये बात तो किसकी हुई? केंद्र की। अब हम बात करेंगे बच्चों कहां पर? अक्ष पर। देखिएगा सब, वलय के केंद्र पर आपने देख लिया। अब आप बात करोगे बच्चों आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। क्या हेडिंग पढ़नी है? आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र देखना है भाई, ध्यान से देखना। अक्ष समझते हो ना आप कि अब ये डायग्राम 3D में बनेगा। देखो अभी मुझे सेंटर दिखाना था तो मैंने वलय को बिल्कुल गोल बनाया। अब मैं बच्चों वलय कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। सुनना, ऐसा नहीं है कि मेरे से गोल बनी नहीं बच्चों, ये 3D में रखी हुई है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अभी जो वलय रखी हुई थी वो तो बोर्ड के तल में रखी हुई थी, जो मैंने केंद्र बनाया, इसलिए मैंने बिल्कुल गोल बनाया। अब बच्चों ये वलय है जो बोर्ड के तल में नहीं है, बोर्ड के लंबवत तल में कुछ इस तरीके से। आप समझना 3D में, ये डायग्राम 3D में आप समझ पा रहे हो क्या? जो केंद्र पर था तो मैंने बिल्कुल गोल बनाया, इसका मतलब ये वलय बोर्ड के ऊपर ही बनी हुई है। आप पन्ने पर बनाओगे तो बिल्कुल पन्ने के ऊपर बनी हुई है, पर जब मैंने इस तरीके से वलय बना दी, इसका मतलब ये बोर्ड के तल में नहीं है बच्चों, बोर्ड के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत हवा में कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना? अच्छा, ये तो हो गई हमारी वलय। कहीं ना कहीं बच्चों इसका केंद्र भी रहा होगा, और जो रेखा केंद्र से गुजरती है कुछ ये बन जाएगा इसका अक्ष। क्या बनेगा? अक्ष। आप घर पर एक रिंग लें और बना के देखें, आपको 3D में समझ में आएगा। 3D में करके देखना बच्चों आप इसको। सेंटर को नाम दिया मैंने O, यहां से कुछ दूरी पर, मान लो R दूरी पर, R क्या X ले लो, R त्रिज्या ले लेंगे, X दूरी पर कोई पॉइंट लिया साहब हमने P, इस जगह पर हमें विद्युत क्षेत्र देखना है। समझ में आया ना? कोई वलय है, अच्छा वलय पर आवेश जरूरी है, ये लो आवेश देंगे तो वही आवेश वापस से वलय की परिधि पर एक समान रूप से फैल गया पहले की भांति। वलय की कोई ना कोई त्रिज्या भी रही होगी, ये त्रिज्या मान लेते हैं हम स्मॉल r, ऊपर त्रिज्या है तो नीचे भी त्रिज्या ही रहेगी स्मॉल r। कहानी समझ में आ रही है क्या बच्चों? आपने एक वलय ले ली r त्रिज्या की, तो उसको आपने q आवेश दे दिया, और आपको इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु ले रखा है, यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, बात वही आगे वापस से कि सर हम तो विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के लिए जानते हैं, अगर वलय की त्रिज्या बहुत छोटी हो जाए, ये बिंदुवत हो जाए, तब तो आंसर सीधा KQ/X² आ जाएगा। बच्चों अगर x जो है, अभी मैं बाद लास्ट में दिखा दूंगा इस चीज को, x r के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए, त्रिज्या तो है 1 mm और दूरी है 5 मीटर, तो 5 मीटर के रेस्पेक्ट में 1 mm बहुत छोटा हो जाएगा, तब तो इस बिंदु के लिए ये वलय एक बिंदु की भांति व्यवहार करेगी। और जब भी बिंदु की भांति व्यवहार हो जाए, KQ/ दूरी का स्क्वायर, तो KQ/ दूरी कितनी है? x, KQ/X² आंसर आ जाएगा। पर अभी मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये जो x है, ये जो r है, x के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट नहीं है, नगण्य नहीं है, तो कैसे करेंगे? वही बात पुरानी घिसी पिटी, और यही करना है हमेशा। अल्पांश मान लो
क्या मानो? अल्पांश। तो भैया एक अल्पांश तो हमने ऊपर मान लिया, ऊपर मानेंगे तो नीचे भी तो मानना पड़ेगा। दो अल्पांश लेते हैं, याद करो पिछली बार भी। यहां अल्पांश डी क्यू, तो ये अल्पांश भी डी क्यू। अब प्रभाव की बात करें, ध्यान से देखना बच्चों, इसकी वजह से यहां देखना है ना, मिला दो, सीधा धक्का देगा। अरे आप एक कूलाम सोचोगे और ये प्लस एक कूलाम पर इधर तो धक्का देगा। जिसकी वजह से देखना है, जिस पर देखना है, दोनों को मिलाते हुए सीधी लाइन आती है बच्चों, है ना। इसका प्रभाव यहां DE1 नाम दे दो इसको। अल्पांश की वजह से बना है इसलिए D नाम दिया है, पहला अल्पांश है इसलिए E1 नाम दिया है। और बच्चों इसकी वजह से कहां होगा देखना, मिलाते हुए धक्का दे दो, ये हो जाएगा DE2। दूसरे अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र। बच्चों ये डायग्राम 3D में है, आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना। एक रिंग टाइप में लेना, अक्ष निकाल देना, ऊपर से उस बिंदु को मिलाते हुए आप देखना, बना के देखना ऐसा डायग्राम, आपको ना बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब की बार DE1 और DE2 एक दिशा में नहीं है। अगर बच्चों ये एक दिशा में होती तो मैं इनको ऐड कर देता। सपोज DE1 और DE2 के बीच में कोण 0 डिग्री होता। क्या कोण 0 डिग्री है? क्या नहीं है, होता तो मैं DE1 प्लस DE2 कर देता। कोण 180 डिग्री होता तो मैं DE1 माइनस DE2 कर देता, वगैरह वगैरह। अच्छा, DE1 और DE2 होगा कितना? वैल्यू बच्चों बराबर होगी, जितनी वैल्यू DE1 की होगी उतनी ही वैल्यू DE2 की होगी। कितनी? K आवेश, आवेश कितना है बच्चों? दोनों जगह बराबर, DQ बटे दूरी का स्क्वायर, बटे दूरी का स्क्वायर। और दूरी DQ से यहाँ की कोई भी दूरी मान लो, आप Z मान लो। अगर बच्चों ऊपर वाला ट्रायंगल जैसा है वैसे के वैसा नीचे वाला ट्रायंगल है तो ये भी तो Z ही रहेगा। तो दूरी का स्क्वायर मतलब Z का स्क्वायर। इन दोनों अल्पांशों की वजह से यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है DE1 और DE2, ये परिमाण में बराबर है। और कितना परिमाण है इसका? K DQ बटे Z स्क्वायर। सुनना बच्चों बहुत ध्यान से, जब ऐसी कंडीशन फंस जाए, ना एक दिशा में हो ना विपरीत दिशा में हो, एक दिशा में होती तो जुड़ जाती, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में था, विपरीत दिशा में और परिमाण बराबर है तो कैंसिल हो जाता। 60 की ट्रिक पता है, 90 की ट्रिक पता है, 120 की ट्रिक पता है, पर मुझे क्या पता बच्चों यहाँ कोण कितना है। ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, अलग अलग हैं, कुछ कह नहीं सकते ना बच्चों। तो घटक होंगे इस लाइन के ऊपर तो आएंगे बच्चों 36 घटक, और इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे ऊर्ध्वाधर घटक। सुनना बहुत ध्यान से, जब भी कोण टेढ़े मेढ़े फंस जाएं आपको घटक तोड़ने होंगे। बच्चों आप मान लो कि ये कोण थीटा है, माना है मैंने। अगर ये थीटा है तो समानता के अधिकार से नीचे वाला भी थीटा है, क्योंकि जो त्रिभुज ऊपर बनेगा वही त्रिभुज नीचे बनेगा। अगर ये थीटा तो इसका नीचे वाला भी थीटा। और सुनना बच्चों, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। देखो ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी आ रही है, इनके बीच जो एंगल बनेगा वही नीचे बनेगा। तो ये भी कितना आ गया साहब? थीटा। और ये नीचे वाला थीटा तो ऊपर वाला भी थीटा। कौन समझ में आया ना सबको? घटक तोड़े बच्चों। DE1 का ऊपर कोण दिया हुआ है तो ऊपर घटक आएगा DE1 cos थीटा, और लंबवत दिशा में आएगा DE1 sin थीटा। DE2 का ऊपर कोण दिया हुआ है, सॉरी बच्चों ये वाला कोण थीटा नहीं होगा, सॉरी ये वाला कोण थीटा होगा, नीचे वाला, ये वाला और ये वाले तो बराबर होंगे। तो DE2 का नीचे आएगा कितना? DE2 cos थीटा, और ऊपर आएगा बच्चों DE2 sin थीटा। ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरा खेल बच्चों इस डायग्राम का है। ठीक है भाई, यहां तक? अब सुनना ध्यान से और समझा दूंगा, एक बार देख लीजिए। जब आपने दो अल्पांश माने DE1 DE2 को, जब आपने घटकों में तोड़ा बच्चों, ऊपर कितना घटक है? DE2 sin थीटा, और नीचे कितना घटक है? DE1 sin थीटा। DE1 और DE2 बराबर हैं,
साइन थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, तो जितना घटक ऊपर है उतना ही घटक कहाँ है, नीचे। बच्चों DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा बराबर हैं और 180 डिग्री पर और हैं, तो देखा जाए तो ऊर्ध्व घटक तो कैंसिल हो गए, ऊर्ध्व घटक तो कैंसिल हो गए, और क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं दोनों, और दोनों एक ही दिशा में हैं, तो बच्चों ये जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो बच्चों, सुनना, इसमें दो ही अल्पांश हैं। क्या, मुझे पहले ये बताइए आप, मैंने क्या कहा कि आप रिंग को अनंत अल्पांशों में तोड़ सकते हो, अनंत अल्पांश, तो फिर आपने दो ही कैसे जोड़ दिए भाई। जब आप यहां लोगे एक अल्पांश तो इसके अपोजिट यहां भी लेना पड़ेगा, उसमें भी ऊर्ध्व कट जाएंगे, क्षैतिज दो और आ जाएंगे। यहां अल्पांश लोगे तो यहां लेना पड़ेगा, यहां लोगे तो यहां लेना पड़ेगा, यहां लोगे तो यहां लेना पड़ेगा, अनंत अल्पांश आएंगे, अनंत। तो अनंत में ऊर्ध्व सबके कट जाएंगे और क्षैतिज सबके जुड़ जाएंगे। तो क्षैतिज दिशा में DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा अनंत बार आएगा बच्चों। और अनंत चीजों को जोड़ने के लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। सुनना ध्यान से, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू समाकलन, किसका समाकलन, DE1 DE2 तो बराबर है ना, तो DE बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन किसका, DE cos थीटा का। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई भाई। अल्पांश दो नहीं है, अल्पांश तो अनंत हैं, तो फिर DE cos, DE sin तो सबके कट जाएंगे, DE cos अनंत बार आएगा। अनंत को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे समाकलन। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए आप, E इज इक्वल टू समाकलन में जो DE है ना, इसकी जगह आप जमाओगे KDQ बटा Z स्क्वायर, सही है। और cos थीटा का मान जमा दीजिए इस त्रिभुज में से। cos लाल बटे कक्का पट रखा है ना, तो cos होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चों, x। ये समकोण है, सामने समकोण के कर्ण, कोण के सामने लंब। आधार कितना है x, कर्ण कितना है z, तो x अपॉन z जमा दीजिए cos की जगह पर। E इज इक्वल टू, देखो DQ को छोड़ के सब कांस्टेंट है, KX अपॉन ZQ। समाकलन में क्या बचेगा बच्चों, DQ, और DQ का कितना आएगा समाकलन Q। DX का X होता है, DQ कितना आएगा Q। तो क्या बन गया, E इज इक्वल टू K, पहले आवेश को लिख लो, KQX, KQX, ZQ है ना बच्चों। आप जरा यहां पाइथागोरस पर विचार कर सकते हो कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस कहती है कर्ण का स्क्वायर मतलब Z स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब X स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर। जो Z स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना आया, X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से Z कैसे निकालोगे भाई, Z निकालने के लिए वर्गमूल लेना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब। और मुझे तो ZQ चाहिए। जब बच्चों में इसको ZQ करूंगा ना, पावर 3 करूंगा, तो मुझे यहां भी पावर को 3 करना होगा, 3/2। ये वाली वैल्यू जमा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। सेंटर में कितना आया था, 0। बच्चों अगर आप ये सेंटर बनाना चाहो, अगर ये पॉइंट उठ करके यहां आ जाए, एक्स की वैल्यू 0 जमा के देखना है सूत्र में। इस फॉर्मूले में अगर आप इस पॉइंट को केंद्र पे लेना चाहो तो ये 0, एक्स 0 हो जाएगा, और एक्स 0 जमा के देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 बिल्कुल। और मैंने एक बात कही थी,
अगर x r के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो, ये जो दूरी है त्रिज्या के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो, तो ये बिंदु की तरह बिहेव करेगा। बच्चों x r से बहुत बड़ा होगा ना, तो एक्स स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाएगा। जैसे 10 बड़ा है 2 से, स्क्वायर किया तो 100 तो 4 से और बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो जाएगा कि आप आर स्क्वायर को नगण्य मान सकते हो। और आप आर स्क्वायर को हटा दो, आर स्क्वायर की जगह 0 जमा के देखो, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा एक्स क्यू, और एक एक्स से कटेगा तो नीचे एक्स स्क्वायर। सूत्र आपको के क्यू बटे एक्स स्क्वायर नजर आएगा। के क्यू बटे एक्स स्क्वायर, वही तो मैं बोल रहा था। बात सबको समझ में आई ना? आपको तो 2 वैल्यू याद रखनी है कि जो आवेशित बलय है, आवेशित बलय, इसकी वजह से केंद्र पर जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा? 0। आवेशित बलय की वजह से केंद्र पर जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। और अक्ष के किसी बिंदु पर अगर आपको देखना है तो उसका सूत्र क्या है बच्चों? के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। के आप जानते हो 9 × 10⁹ क्यू होगा आवेश, एक्स दूरी, और यहां आर क्या होगी? त्रिज्या। क्लियर है बच्चों? एक बार इसको नोट करके जल्दी से इसे नोट करें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 हेडिंग हो गई है भाई। बलय की वजह से केंद्र पर फील्ड 0 और अक्ष पर आया के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना? एक क्वेश्चन है, आवेशित वलय के लिए, आवेशित वलय के लिए विद्युत क्षेत्र तथा एक्स, एक्स मतलब केंद्र से दूरी, के मध्य आलेख कैसा होगा? के मध्य आलेख मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, है ना? और आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा सही आंसर है। आवेशित वलय के लिए ई और एक्स के मध्य ग्राफ, समझना ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए, इस जगह पर थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ना ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। 4 ऑप्शन में लिखने वाला हूं। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है बच्चों, यहां तो आपने एक्स ले लिया और यहां आपने लिया है विद्युत क्षेत्र 1। ऑप्शन नंबर बी, एक्स और यहां ई। ऑप्शन नंबर सी, यहां एक्स और यहां ई। और ऑप्शन नंबर डी, चलो यहां देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक्स अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ ये मूल बिंदु हो ही जाएगा इनमें। और ऑप्शन नंबर डी, मैं चारों ग्राफ बनाऊंगा भाई ना, और आप ध्यान से आंसर देखना है, एक्स और ई। सबसे पहला ग्राफ है बच्चों इस टाइप का, दूसरा ग्राफ है बच्चों इस टाइप का, तीसरा ग्राफ है बच्चों कुछ इस टाइप का, और चौथा ग्राफ है बच्चों कुछ इस टाइप का। ध्यान सुनना, ये 4, ये कोई क्वेश्चन मान लो बोर्ड में आ जाता है ना, पेपर में आ जाता है कि आवेशित वलय है, उसके लिए आपको विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ बनाना है। विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ किस आकृति का होगा? इनमें से जो ग्राफ है वो किस आकृति का होगा?
आप ज़रा जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। मैं देख रहा हूँ भाई इस आंसर को, है ना। आप लोग कमेंट करें इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आवेशित वलय के लिए ई और एक्स के मध्य आलेख है। आपको विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ आलेख बनाना है। तो आलेख कैसे बनाया जाए सुनना बच्चों। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप पूरा ढंग से एनालिसिस करके ग्राफ बना पाओ। तो आप ऑप्शन के ऊपर फोकस करना। आप आवेशित वलय के लिए क्या जानते हो, सुनना ध्यान से। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई है पूरी कहानी। अगर हम आवेशित वलय की बात करें तो दो बात जानते हैं सर, कि अगर केंद्र है तो केंद्र पर ई कितना आएगा 0, और अगर अपन अक्ष पर ले लें तो ई आएगा KQX बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो आपको कम से कम भाई याद होना चाहिए। आज के लेक्चर में पिछले आधे घंटे से हम यही चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा तरीके से बताया है, पर एग्जाम में तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आप याद रखें बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, यही तो केंद्र है, पर यहाँ तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। देखो ग्राफ ऊपर है, ऊपर का मतलब केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या है ज़्यादा, पर केंद्र पर क्षेत्र कितना आता है 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी में देखना केंद्र पर बिल्कुल 0 है, ये हो सकता है। सी देखना केंद्र पर 0 है, ये भी हो सकता है। और डी देखना बच्चों केंद्र पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी नहीं होगा। बस एक बात हमने दिमाग में रखी कि वलय के केंद्र पर क्षेत्र 0 आता है। बच्चों ऑप्शन काटना कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छी ट्रिक होती है। वलय के केंद्र पर फील्ड कितना आता है 0, तो मैंने देखा केंद्र पर ज़्यादा, दो तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब या तो आंसर बी है या आंसर क्या है डी। दोनों में केंद्र पर तो 0 है, पर देखना अनंत पर इसमें 0 है और यहाँ अनंत पर बहुत ज़्यादा है। बच्चों जब दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, याद करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कहा था कि इसका विस्तार अनंत तक होगा, मतलब ये कहाँ 0 होगा, अनंत पर। हर एक आकृति की वजह से अनंत पर तो फील्ड 0 आएगा। अब सोचना अनंत पर पहुँच गए तो यहाँ तो फील्ड बढ़ता गया उल्टा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका सी। बहुत 1 सेकंड की बात है। आवेशित वलय की वजह से हमें विद्युत क्षेत्र देखना था, तो दो बातें आपके जहन में थी कि एक तो सेंटर पे 0 होता है और एक अनंत पर कितना आता है 0। अब दो चीज़ें, एक तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दूसरा अगर इस आप ग्राफ का अध्ययन करते हो तो आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र बढ़ता गया, कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद विद्युत क्षेत्र ने बच्चों पुनः घटना प्रारंभ कर दिया। सही है ना। मतलब पहले विद्युत क्षेत्र बढ़ता है वलय की वजह से, और फिर विद्युत क्षेत्र घटता है। इसका मतलब बच्चों ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी हुआ होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम कहाँ हुआ है बच्चों। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में है, आप जानते हो मैक्सिमा मिनिमा कैसे, मैं समझा दूं। बायोलॉजी वाले बच्चों को ये याद करना होगा, नीट वाले बच्चों को तो IIT वाले बच्चे सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। सुनना, अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या आया बच्चों आपका, KQX एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना। अधिकतम न्यूनतम का कंसेप्ट कहता है कि जिसका अधिकतम न्यूनतम करना है उसका एक बार अवकलन करो आप। वेरिएबल इसमें एक्स है, एक्स चेंज हो रहा है, तो आप ई का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करो। तो देखो के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर बैठ जाएगा, हाँ या ना। भाग वाली विधि अपना लें, आपको हो तो भाग वाली विधि अपना लें, बिल्कुल। एक्स बटे एक्स स्क्वायर, के क्यू का तो भूल जाओ, के क्यू तो कांस्टेंट है, इसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। अब आपको दिखेगा बच्चों एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो भाग वाली विधि कहती है कि नीचे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। ठीक है ना। नीचे वाले को बैठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2,
और ऊपर वाले का अवकलन x का अवकलन कितना आएगा 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस ऊपर वाले स्टेप को बैठा लीजिए एज इट इज। अब नीचे वाले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे ना बच्चों, पहले x के पावर n से करना होगा, घात आगे 3/2 आगे, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना बचेगा 1/2। भाई x की पावर n क्या कहता है कि घात को आगे ले लो और ये घात कम कर दो। 3/2 आपने आगे ले लिया और 3/2 में से 1 घटाया तो 1/2 ही तो बचा होगा। फिर कोष्टक वाली चीज का अवकलन करके देखो, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, आर स्क्वायर का 0, तो साथ में आप गुणा भी कर दो 2x से। देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट कहता है कि फिर आप अवकलन को 0 करके देखो, तो अवकलन की वैल्यू क्या आई उसे लिख लो पहले तो आप, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस क्या है बच्चों ये एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर लिख लूँ इसको, एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया 3 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। इसको आप 0 करोगे, इसे आप क्या करोगे 0। आगे बढ़ाइए बच्चों, इसको 0 करेंगे तो के क्यू 0 में चला जाएगा, ये वाली टर्म 0 में चली जाएगी वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वाला स्टेप 0 के बराबर आया है। जब आप इसका पक्षांतरण करवाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। बच्चों यहाँ पावर देखो, 2 तरीके हैं आपको यहाँ से करने के। यहाँ पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब है 1 + ½ तो हाफ पावर कट जाएगी तो 1 पावर बचेगी। 1 का मतलब इधर बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 लिखो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट ही गया और 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब यहाँ से आप x निकालोगे वर्गमूल लेकर तो आपको आंसर नजर आएगा r/√2। क्या आंसर नजर आएगा बच्चों r/√2। आप x का निकाल रहा हूँ ना, बिल्कुल r/√2 आएगा, है ना। तो याद रखना ये डिस्टेंस यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों r/√2। आप जानते हो वैसे इस पर मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। भाई मैथ वाले IIT वाले बच्चे समझ चुके होंगे, इसको अवकलन करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन मान लीजिए, बायोलॉजी वाले बच्चों को सलाह है सीधा याद रखें, ठीक है ना। तो क्या क्या याद रखना है, बलय पूरा होता है। देखो कॉन्सेप्ट अपन छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर टॉप के लेवल तक जितने क्वेश्चन हैं सारे करवाऊंगा भाई। अब ये कोई बोर्ड की क्लास तो है नहीं है जिसमें बहुत भयंकर तरीके से लिखाया जाए, यहाँ चीज़ दिमाग से चलेगी। बलय के बारे में कितनी बातें आपको याद हो जानी चाहिए कि बलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 आता है पहली बात तो, और अक्ष पर कितना आता है KQX बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सूत्र याद होना चाहिए 2 बात। तीसरी बात, ग्राफ की बात करें तो सेंटर पे 0 है, अनंत पर 0 है, इस तरीके का ग्राफ आएगा। चाहो तो आप सीधा ग्राफ भी बना सकते हो। और इसमें जो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र आएगा, अधिकतम जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा त्रिज्या का 1/√2 गुना x इज इक्वल टू r/√2। क्लियर है बच्चों, इसको नोट करो चलो जल्दी से। नोट करिए भाई जल्दी से, चलो इनको, ठीक है। तो ये पॉइंट आप कुछ बलय के हिसाब से अपने दिमाग में रख सकते हो भाई ना। डेरिवेशन समझ में आ गया हो बहुत बढ़िया है, नहीं आया हो तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ट्राई और करते हैं। देखिए बड़े बढ़िया कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा भाई इनके ना। जब आप क्लास देख रहे होंगे तो मैं भी आपको देख रहा हूँगा भाई, और ये कमेंट आप करना जल्दी से।
देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बड़े क्वेश्चन है, सोचना आप कि एक वलय ये रही और जैसी ये वलय है पहली वलय, वैसी ही हमने यहां एक दूसरी वलय और रख दी है। लो, ठीक है ना, दो वलय हैं हमारे पास, इसको हमने नाम दिया ए और इसको हमने नाम दिया बी। बच्चों दोनों ही वलय बिल्कुल एक जैसी हैं, है ना, और एक अक्ष पर रखी हुई है, ये मानो इन दोनों का अक्ष एक ही है। ठीक, पहली वाली पर आपने आवेश दिया प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, तो आवेश तो इसके परिधि पर फैली जाएगा, और दूसरी वाली पर आपने आवेश दिया बच्चों माइनस का क्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुनना, दोनों पास पास रखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए तथा बी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। पहला ऑप्शन कि भाई ए पर और बी पर दोनों पर क्षेत्र 0 है। दूसरा ऑप्शन बच्चों, ए तथा बी पर विद्युत क्षेत्र, पहले ऑप्शन में मैंने शून्य कहा, दूसरे ऑप्शन में विद्युत क्षेत्र अशून्य तथा समान, मतलब होगा तो अशून्य, 0 नहीं होगा, पर ए और बी दोनों पर बराबर होगा। सी ऑप्शन बच्चों, ए तथा बी पर विद्युत क्षेत्र अशून्य है पर असमान होगा, अशून्य तथा असमान होगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, विचार करिए बच्चों, कौन सा आंसर होगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ना, आपको कमेंट हर एक बच्चे को करना है। अब चाहे वो आप सोचो अपने हिसाब से एक बार, क्योंकि जब तक भाई देखो मैं बता दूं और आप सीख लो उसमें कोई मज़ा नहीं है बच्चों। आप अपना दिमाग चलाओ, सोचो आप, मैं आपको इसके लिए 2 मिनट देता हूँ ना, सोचो, आप सोचो, मैं भी सोचता हूँ। 2 वलय दी हुई हैं, दोनों की त्रिज्या वगैरह सब कुछ बराबर है, पहले बोल चुका हूँ मैं। इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी भी आर है, ठीक है। पहली वलय के केंद्र को ए नाम दिया है, केंद्र है ये ना, और दूसरी वलय के केंद्र को बी नाम दिया है। कुछ ऑप्शन है, ए और बी पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ए और बी पर विद्युत क्षेत्र अशून्य है और समान होगा। सी, ए और बी पर विद्युत क्षेत्र अशून्य है और असमान होगा। और डी बच्चों इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करके बताएं। कमेंट हर एक बच्चे को करना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। बच्चों आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब ये बोर्ड का मैटर नहीं है, दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी आप जो कमेंट कर रहे होंगे वो लाइव स्ट्रीम में कमेंट हो रहा है ना, ये कमेंट आपको ऑफलाइन भी करके बताना है। ऑफलाइन समझते हो ना, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आपको इसका कमेंट ज़रूर करना है भाई। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं, रेगुलर्स वीडियो देख रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ से सोचते हैं, चलो साथ में सोचते हैं अब, है ना बच्चों। आप मैंने बताया कि ए इस वलय का केंद्र है और बी इस वलय का केंद्र है, तो अभी तो आपने पढ़ा कि केंद्र पर क्षेत्र कितना आता है, 0। तो सर ए भी केंद्र है, बी भी केंद्र है, तो ए पर भी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 0, और बी पर भी क्षेत्र कितना आएगा, 0। तो कौन सा आंसर ठीक लग रहा है कि ए और बी पर विद्युत क्षेत्र 0 है। सही है, यही सोच रहे हो ना आप। तो बच्चों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो।
ए हमारा आंसर नहीं है। रीजन सोचना बच्चों, जब सिंगल वलय होती, अकेली वलय होती, डबल वलय है ये तो, अकेली वलय होती, इस पर चाहे प्लस आवेश होता या माइनस आवेश होता, इसकी वजह से तो केंद्र पर 0 ही होता, ये तो सत्य है। खुद वलय के कारण अपने सेंटर पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, मैंने पढ़ाया है और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं। परंतु बच्चों, एक वलय आपने बगल में भी तो रखी है, ये वलय भी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। यहां भैया सेंटर इसका है, इसका थोड़ी ये एक ही बात करूं तो ए पर खुद वलय के कारण तो 0 आएगा, सही है, पर इसमें दूसरी वलय का तो योगदान रहेगा। इसका मतलब ए पर 0 तो कतई नहीं होगा, गारंटी है, क्योंकि दूसरी वलय के अक्ष पर है क्या नहीं है, ये पॉइंट बताओ। अक्ष पर दूसरी का प्रभाव होगा, बिल्कुल। मैंने कहा सिस्टम में जितने भी लोग हैं वो सब अपना प्रभाव दिखाएंगे। पहली वलय ने इस वलय का ए पर 0 और इस वलय के कारण बी पर 0, खुद के केंद्र पर 0 है, पर इस पॉइंट पर दूसरी वलय का प्रभाव रहेगा, इस पॉइंट पर पहली वलय का प्रभाव रहेगा। इसका मतलब आपका आंसर 0 तो कतई गलत है, 0 तो हो ही नहीं सकता। अब इनमें से है तो अशून्य, आंसर अशून्य है, इसमें भी आंसर अशून्य है, इसमें भी आंसर अशून्य है, पर अशून्य में भी एक कंडीशन और लगा दी मैंने, बराबर है कि अलग अलग है, बराबर है कि अलग अलग है। दिमाग लगाना बच्चों, दिमाग लगाना। देखिए, आप कहोगे सर यहां जितना परिमाण है आवेश का उतना ही परिमाण यहां है, दूरी दोनों के लिए बराबर है, मतलब इसका जितना प्रभाव यहां रहेगा इसका इतना ही प्रभाव पॉइंट ए पर रहेगा। परिमाण तो बच्चों आपको बराबर दिख जाना चाहिए। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं ए पर विद्युत क्षेत्र की बात करूं, सुनना, ए पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा देखना, खुद वलय के कारण कितना आएगा 0 प्लस इस विद्युत क्षेत्र को मैं E1 नाम दे दूं, पहले वाले को है ना E1, खुद वलय के कारण तो कितना आएगा 0 प्लस बच्चों दूसरी वलय का तो प्रभाव होगा, और वलय के अक्ष पर क्या सूत्र है, के आवेश का परिमाण लिया जाएगा Q, दूरी बीच की x मान लो, चलो x मानते हो ना बिस्तर से, x बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही परिमाण तो होगा बच्चों, हाँ या ना। और बात करना चाहें हम बी पर विद्युत क्षेत्र की, तो भाई साहब बी पर विद्युत क्षेत्र E2 कह दो आप, खुद के कारण तो कितना प्रभाव होगा 0, पर इसके कारण कितना प्रभाव होगा KQX बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, त्रिज्या बराबर है ना, इसकी भी आर है तो इसकी भी आर है। बात समझ गए होंगे आप लोग शायद। परिमाण तो सर बराबर है, पर बच्चों परिमाण से ही आप समान और असमान नहीं कह सकते, विद्युत क्षेत्र में दिशा भी होती है। सुनना, इस पॉइंट पर दिशा कहाँ होगी भाई, देखना ए पर विद्युत क्षेत्र खुद का तो 0 है, जो भी है इस माइनस का है, और नेगेटिव यहां ए पर दिशा देखनी है इस माइनस की वजह से, तो ए पर +1 कूलाम को एक खींच लेगा, ये दिशा होगी बच्चों E1 की, हाँ या ना। बात करना चाहूं E2 की, खुद की वजह से प्रभाव कितना आएगा 0, पर ये प्लस तो धक्का देता है, तो ये दिशा किसकी हो जाएगी E2 की। यहां बच्चों ध्यान से देखो, E1 और E2 की दिशा भी एक जैसी है और परिमाण भी बराबर आया है। इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, ए और बी पर विद्युत क्षेत्र का कोई ना कोई परिमाण तो आया है ना, KQX बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, परिमाण भी है और दिशा भी है, परिमाण बराबर हैं और दिशा भी समान है, मतलब विद्युत क्षेत्र बच्चों अशून्य तो है ही, अशून्य के साथ में कैसा है, समान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसका एक क्वेश्चन कराता हूं, अब देखना आप जल्दी से नोट करो, इस क्वेश्चन को जल्दी नोट करके देखो।
एक अगला क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दिशा की क्यों जरूरत है, परिमाण से क्यों नहीं कह सकते। देखिए इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और देखिएगा, और बच्चों ये आपको कमेंट करना है, ऑप्शन में यही रख रहा हूं वापस से ना, सेम ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव दे रहा हूं, पहली, दूसरी, इस पर भी प्लस क्यू आवेश, और इस पर भी प्लस क्यू आवेश। समझिएगा, इसके सेंटर को नाम दिया बच्चों हमने कैपिटल ए, और ये एक ही अक्ष पर है ना, इसके सेंटर को नाम दिया हमने बी। जल्दी अब की बार कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ, सोच समझ के कमेंट करना बच्चों, कौन सा आंसर आएगा कमेंट करके बताएं, एक बार कमेंट करके बताएं भाई कौन सा आंसर आएगा। कम से कम पहला आंसर तो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, ए और बी पर क्षेत्र शून्य शून्य क्यों होगा भाई, इस सेंटर पे खुद कुंडली का प्रभाव है, दूसरी कुंडली का भी प्रभाव है, खुद का प्रभाव 0 है पर दूसरी का तो कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, इसका मतलब आंसर तो अशून्य है। विद्युत क्षेत्र ए और बी पर 0 तो नहीं होगा, पहला आंसर तो हमारा गलत है, हो ही नहीं सकता। बात करें दूसरे आंसर की, सुनना, इसका विद्युत क्षेत्र, इस पर ए पर विद्युत क्षेत्र देखना है ना मुझे, ए पर विद्युत क्षेत्र खुद कुंडली का तो 0 है और ये प्लस है, प्लस तो धक्का देता है, तो इस बिंदु पर ये दिशा हो जाएगी बच्चों E1 की, ठीक है ना। बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर खुद कुंडली का तो 0 है और इसका प्रभाव इधर, तो ये दिशा हो जाएगी E2 की। आपको दिशाएं अलग दिख रही हैं ना, दिशाएं अलग दिख रही हैं, दिशा तो विपरीत है। परिमाण की बात करना चाहूँ, E1 की बात करूँ तो खुद कुंडली का तो 0, इसका कोई ना कोई प्रभाव होगा, इस दूरी को आप x मान लो, त्रिज्या r मान रखी है मैंने, प्लस KQX बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, पहली कुंडली पर E1। E2 की बात करना चाहूँ तो 0 प्लस KQX बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बच्चों E1 और E2 के परिमाण बराबर हैं? बिल्कुल परिमाण बराबर हैं, परंतु अब आप ये टिक नहीं कर सकते। कारण क्या है? दिशाएं तो विपरीत हैं। सदिश राशि में दिशा बदलने पर राशि बदल जाती है बच्चों। परिमाण समान है पर दिशा विपरीत है। आंसर आएगा सी कि विद्युत क्षेत्र अशून्य है पहली बात तो, पर असमान है। आप कहो सर समान तो है, समान नहीं है भाई। आप डायरेक्शन तो देखो, इधर E1 है और इधर क्या है E2, तो E1 और E2 दोनों अलग अलग दिशाओं में, मतलब 180 डिग्री पर हो गए। तो यार अभी पहले क्वेश्चन में दोनों एक दिशा में थे तो बी आंसर टिक किया, अब थोड़ा सा बदलाव किया, नया आंसर आ गया। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक है ना बढ़िया ढंग से क्लियरली सारी बात समझ में आ गई हो। ठीक है, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए। जल्दी करो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये बातें तो थी वलय के बारे में, है ना। अब तक आपने जो विद्युत क्षेत्र देखा है वो किसका देखा है? वलय का। वलय में पूरा पोर्शन क्लियर होता है। वलय के बाद हम चलते हैं आवेशित छड़ की ओर। सुनना ध्यान से, अब यहां वलय कंप्लीट होती है ना, और वलय के बाद हम चर्चा करेंगे बच्चों आवेशित चालक छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र।
अलग अलग आकृतियां ले रहा हूं बच्चों मैं बार बार, है ना। और इन आकृतियों की वजह से हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। भले के आंसर आपको रट जाने चाहिए भाई, बहुत प्रैक्टिस करवा दिया हूं। सेंटर पे 0, अक्ष पर के क्यू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ग्राफ की शक्ल भी याद हो जानी चाहिए। अधिकतम आया a/√2, त्रिज्या का 1/√2 गुना। और 2-3 तरह के मैंने आपको क्वेश्चन भी इसके ऊपर दिखा दिए। बच्चों बात करते हैं आवेशित छड़, वही है, पूरा पैटर्न दिखाऊंगा और लास्ट में कितना सरल तरीका बताऊंगा कि हर एक बच्चा मुंह जवानी क्वेश्चन कर देगा, गारंटी है। ध्यान से देखना पर पहले पूरी कहानी। बच्चों एक छड़ लीजिए पहले तो आप, कोई भी आवेशित छड़, देखना ध्यान से। ये कोई आपने एक छड़ बना दी, थोड़ा डार्क करके लूंगे ना इसको हल्का सा ऐसे। बच्चों ये कोई छड़ है, सही लग रही है ना। इसकी लेंथ हम ले लेते हैं कुछ भी L मान लो। लंबाई कितनी मान ली बच्चों हमने इसकी L। इस पर हमने Q आवेश दिया, मान लीजिए Q आवेश। तो बच्चों छड़ पर आवेश लंबाई के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। क्लियर है। आवेशित छड़ L लंबाई की छड़ है जिस पर हमने कितना आवेश दिया है, Q। मैं बोल रहा हूं, ये लिख दे रहा हूं, Q आवेश है। और इस छड़ की वजह से हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। कुछ दूरी मान लीजिए, यहां से यहां पर आपको क्षेत्र चाहिए, तो इस दूरी को आप R मान लो। कितनी दूरी मान लो, R। यहां पर सवाल समझ में आया कि यहां पहले क्वेश्चन समझो, करना कैसे है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हमने बच्चों एक छड़ ली, सबसे पहले छड़ बनाओ। छड़ की लंबाई मान ली L, भले में त्रिज्या मानी थी, आवेश दिया हमने Q, लंबाई पर बट गया। और बच्चों हमें यहां से R दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। कैसे निकालें। अगर ये बिंदु आवेश होता तब तो आंसर बहुत सरल था, क्या, के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी आपने R मानी है तो के क्यू बटे R स्क्वायर हो जाता। पर क्या छड़ बिंदु आवेश है क्या, नहीं, ये तो अपने आप में लंबी है। अब कैसे करें, अब फंस गए। पर हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि सर इसके अल्पांश ले लो ना आप, छोटे छोटे टुकड़े कर लो ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने कहीं भी पूरी छड़ पे जहां तुम्हारी इच्छा करे एक कोई भी अल्पांश ले लिया, ये लो, ठीक है। अल्पांश जो मैंने लिया है इसकी दूरी मान रहा हूं मैं x। अल्पांश कितने दूर लिया है, x दूरी पर। और अल्पांश के बारे में दो बातें हैं, एक तो इसका आवेश बच्चों dq, और एक इस अल्पांश की कुछ ना कुछ लंबाई भी तो होगी थोड़ी बहुत, dx। सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैंने छड़ बनाई, जैसे क्वेश्चन कहिए आप करते जाओ। छड़ बना दी, उसके ऊपर आवेश डाल दिया, उसकी लंबाई रिप्रेजेंट कर दी। वहां से कुछ दूरी पर मुझे इस जगह पर विद्युत क्षेत्र भी निकालना है। ये तो हो गया सवाल। पर ये बिंदु आवेश थोड़ा ही है। अभी रिंग होती तो मैं अपोजिट मानता, दो मानता। इसका एक तरीका भी है बच्चों, जब अलग अलग अल्पांश मानने से दिशा बदलती है ना, तब अपोजिट मानते हैं। आपको सर आप देखो यहाँ तो एक अल्पांश ले रहे हो, अभी आपने रिंग बनाई थी तो आपने एक अल्पांश क्यों नहीं लिया, दो क्यों लिए। देखना ध्यान से, ये सेंटर है, यहाँ अल्पांश लूंगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। यहाँ अल्पांश लूंगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। यहाँ अल्पांश लूंगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अल्पांश बदलने से क्षेत्र की दिशा बदल रही है क्या, अल्पांश बदलने से क्षेत्र की दिशा बदल रही है क्या। ऐसी स्थिति में विपरीत लिए जाते हैं ताकि कट सकें, ताकि कैंसिल हो सकें। पर बच्चों अगर रॉड है, यहाँ आपको निकालना है, यहाँ अल्पांश लूंगा तब भी क्षेत्र इधर आएगा, यहाँ अल्पांश लूंगा तब भी इधर आएगा, यहाँ अल्पांश लूंगा तब भी इधर आएगा, यहाँ अल्पांश लूंगा तब भी इधर आएगा। बात समझ में आ रही है ना। कब एक अल्पांश लेना है, कब दो अल्पांश लेना है। अगर अल्पांश बदलने से विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल रही होती है तो आपको बच्चों हमेशा दो अल्पांश सोचने होंगे 180 डिग्री के कोण पर। और जब अल्पांश बदलने से विद्युत क्षेत्र की दिशा ना बदले तब आपको एक ही अल्पांश से काम चलाना होगा। तो बच्चों यहां हमने अल्पांश मान के देखा, कितने अल्पांश ले लो, हर पॉइंट धक्का ही देगा। एक अल्पांश ले लिया मैंने, ये लो। अल्पांश का आवेश dq मानता हूं, पर अब की बार कुछ लंबाई मैंने कुछ dx मान ली, कैंसिल नहीं होगा मुझे पता है ना। और डिस्टेंस कितनी मान रखी है, x। अब आप सुनना ध्यान से, ये जो अल्पांश है, अल्पांश की वजह से फील्ड इस दिशा में रहा होगा बच्चों।
हाँ या ना? डीई, क्या? डीई। तो डीई का सूत्र क्या होगा? अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा बच्चों? के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। ये अब बिंदु आवेश है, ये मानो के, इसका आवेश कितना है? डी क्यू, के डी क्यू बटे अल्पांश की इस बिंदु से दूरी कितनी है? एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई पूरी रॉड का नहीं निकाल सकता, मैं मान रहा हूं इस बात को बच्चों, पर एक अल्पांश का तो निकाल सकता हूं। तो मैंने एक अल्पांश लिया, आवेश डी क्यू, इसकी मोटाई कुछ डी एक्स वगैरह मान ली मैंने, और यहां तक आ गया। अब सुनो ध्यान से, आपको तो टोटल चाहिए। अच्छा, ऐसे आप अनंत अल्पांश ले लोगे तो अनंत डी 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 इस तरीके से कुछ आएंगे। परिणामी निकालना है तो समाकलन कर दें। डी का समाकलन कितना आएगा? ई, और ये समाकलन में के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों आप सीधा समाकलन नहीं कर सकते इसमें, इसका रीजन बताऊं क्यों। एक तो डी क्यू वेरिएबल है, अल्पांश का आवेश वेरिएबल है, अलग अलग अल्पांशों का अलग अलग भी हो सकता है, और एक्स, ये दूरी भी चेंज हो रही है। यहां अल्पांश लिया तब एक्स ये था, यहां अल्पांश लूंगा तो एक्स बदल गया, फिर एक्स बदल गया। पिछले वाले क्वेश्चन में याद करो, दूरी कांस्टेंट थी, आपने सीधा अवकलन कर दिया था, समाकलन कर दिया था। पर अब बच्चों डी क्यू और एक्स दो वेरिएबल हैं, और आप सब जानते हो जब दो वेरिएबल हों तो एक को हटाना होगा। बच्चों आप आवेश की चर्चा करके देखना 1 मिनट के लिए। इस रॉड पर, इस रॉड की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ तो एक थोड़ी कहानी सुनाऊं। इस रॉड की लंबाई कितनी है? एल। लंबाई कितनी मानी है मैंने? एल। तो एल लंबाई पर आवेश कितना है बच्चों? क्यू। टोटल रॉड की लंबाई कितनी है? एल। टोटल आवेश कितना है? क्यू। तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना आएगा? क्यू अपॉन एल। और तुम्हारे अल्पांश की लंबाई कितनी मानी है? dx। तो dx लंबाई पर आवेश कितना आएगा? q अपॉन एल इंटू dx। यही तो dq होगा। अरे dq है क्या? dq है क्या? इस अल्पांश का आवेश। dq क्या है बच्चों? इस अल्पांश का आवेश। और अल्पांश की लंबाई कितनी है? dx। l लंबाई का आवेश कितना है? q। एक का q बटे l, और आपकी लंबाई कितनी है? dx से मल्टीप्लाई कर दो q अपॉन एल इंटू dx। ये वाला मान अगर मैं यहाँ जमाऊँ ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा समाकलन में? देखना ध्यान से, k तो अपनी जगह पर ही है, dq की जगह में q अपॉन एल dx जमाता हूँ, q अपॉन एल dx, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसमें एक ही वेरिएबल रह गया है केवल x। तो x की टर्म को छोड़कर बाकी चीज बाहर निकालू ना, k बाहर, q बाहर, l बाहर, और 1/x स्क्वायर dx। रही बात लिमिट की, तो ध्यान से देखना, दूरी अल्पांश आप यहां से लेकर यहां तक कुछ भी मान सकते हो। तो यहां दूरी कितनी होती है बच्चों? r, और यहां दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस एल। सोचना, आप जब अल्पांश मान रहे हो तो आप इस किनारे से लेकर इस किनारे तक कहीं भी अल्पांश ले सकते हो। जब अल्पांश इस किनारे पर माना तो ये दूरी कितनी है? r, और जब अल्पांश इस किनारे पर माना तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस एल। मतलब आपकी लिमिट लगेगी बच्चों r से r प्लस एल तक। सॉल्व करके देखना, E इज इक्वल टू के क्यू 1/x स्क्वायर dx का समाकलन आता है माइनस का 1/x। आपको इतने समाकलन अवकलन तो बच्चों आने चाहिए सबको, प्रत्येक बच्चे को। तो माइनस बाहर 1/x, लिमिट r से r प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो माइनस के क्यू, अपर लिमिट 1/r प्लस एल, और लोअर लिमिट 1/r। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/x स्क्वायर का समाकलन किया आपने, माइनस का 1/x आया। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, हल्का सा। देखना, E इज इक्वल टू माइनस के क्यू, जब लघुत्तम लेंगे तो आएगा r प्लस एल, r प्लस एल का भाग गया r बार, और r का भाग गया r प्लस एल, तो माइनस r माइनस एल, r से r कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ मिलेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा बच्चों के क्यू बटे r प्लस एल। हमें पूरे सूत्र से कोई मतलब नहीं है,
आया कैसे मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। मत याद रखना, भले पैटर्न कोई ज़रूरी नहीं है, वापस से फॉर्मूला याद रखना। और फॉर्मूला याद करने की ट्रिक कितनी बढ़िया है देखना। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताना, के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। सुनना ध्यान से, मैं सूत्र को देखो किस टेक्निक से निकालूंगा। रॉड है ना रॉड, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र आता है साहब के क्यू, तो हमने लिखी दिया। दूरी का स्क्वायर मतलब दूरी गुणा दूरी, दूरी का स्क्वायर मतलब दूरी गुणा दूरी। तो इस बिंदु से दोनों किनारों की दूरी देख लो, पॉइंट आवेश होता है तो उसी दूरी का 2 बार गुणा कर देते हैं। रेखीय आवेश है तो इस बिंदु से दूरी कितनी है साहब, आर, तो आर, और इससे दूरी कितनी है, ये आर और ये एल, तो टोटल कितनी हुई आर प्लस एल, तो आर प्लस एल दोनों को गुणा कर दो, खेल खत्म। ये लो, कितना सरल तरीका है, के क्यू बटे दोनों किनारों की दूरी का गुणनफल, खत्म। भाई दूरी चाहिए ना, इस किनारे से ली तो इसने कहा भाई हम नाराज हो जाएंगे, तो इससे भी ले लेंगे, ठीक है भाई। तो इस बिंदु की यहाँ से दूरी कितनी है आर, और यहाँ से दूरी कितनी है आर प्लस एल। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों, इज इक्वल टू के क्यू बटे आर इंटू आर प्लस एल। बच्चों आज 2 हेडिंग पढ़ी है हमने। आवेशित बलय की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा है, और आवेशित छड़ की वजह से भी विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से बातें समझ में आ रही होंगी, बढ़िया सुंदर। अच्छा, नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं। एक बार तो आप वीडियो पूरी तन्मयता से देखें, रफ लेकर हल्का हल्का लिखते रहें, कुछ लिखना है तो, बाकी फिर दोबारा वीडियो चलाएं। यूट्यूब पर आप इसकी स्पीड को फिर भले 1.5 गुना कर लें, थोड़ा फास्ट स्पीड में है ना, और जल्दी आप देख सकते हो चीज़ों को। बच्चों कंटिन्यू बनाए रखो, कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, बहुत इजी से लेकर कठिन तक, छोड़ नहीं सकते कुछ भी। जितना पढ़ो पूरा पढ़ के जाओ, तो आपको एग्जाम में सफलता 100% मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बढ़िया ढंग से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।